बट हम ये समझेंगे कि इन मार्केट के अंदर, एकाधिकार बाजार के अंदर, ये टी आर, ए आर और एम आर जो है ये किस तरीके से बनते हैं और ऐसे ही क्यों बनते हैं। देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे हम जो है एक तालिका को बनाएंगे और उसकी मदद से समझेंगे कि टी आर, ए आर, एम आर की जो शेप होती है वो एकाधिकार बाजार में कैसी होती है और ऐसी ही क्यों होती है। सबसे पहले तो आप यहाँ पे लेंगे प्राइस। यहाँ पे आप लेंगे प्राइस। प्राइस का मतलब क्या हो गया? प्राइस का मतलब हो गया आपका कीमत। बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, अब ज़रा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। हमने ये बोला कि भाई ये तो जो है भाई अपने प्राइस खुद डिसाइड करता है, तो जो इसका मन करेगा ना उतने पे बेचेगा। ठीक है, मान लो कोई भी इसका गुड है, वो ये 100 रुपये का बेच रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हम क्वांटिटी ले लेते हैं, तो यहाँ पे जो है 100 रुपये पे एक वस्तु बेच रहा है। अब मैं जो लाइन बोल रहा हूँ उस लाइन को आपको दिमाग में सेट कर लेना है। क्या कि अगर चाहे अभी दो मार्केट पढ़ेंगे हम आगे, एक है एकाधिकार और एक है एकाधिकारिक। एक होता है मोनोपोली और एक होता है मोनोपोलिस्टिक। ठीक है, दोनों अपने प्राइस खुद ही डिसाइड करते हैं। बट आपको ये ध्यान रखना है कि अगर एकाधिकार वाले को और एकाधिकारिक वाले को अगर अपनी वस्तु की अधिक इकाइयाँ बेचनी हैं, ज़्यादा माल अगर बेचना है, तो भाई उसको कीमत को घटाना पड़ेगा। कीमत कम करके ही एकाधिकार वाला और एकाधिकारिक वाला, मोनोपोली वाला और मोनोपोलिस्टिक वाला, दोनों ही अपने वस्तु की अधिक मात्रा बेच सकते हैं। मतलब कि अगर 100 रुपये पे एक गुड्स बेच दिया, अब और अगर बेचने हैं 2, 3, 4, 5, 6, तो मेरे भाई अब 100 रुपये पे नहीं बिक सकता, उसको प्राइस को डाउन करना पड़ेगा। क्योंकि जब कीमत घटती है तो ही तो मांग बढ़ती है। उपभोक्ता चाहता है कम प्राइस पे मिले, तो उसको अगर बेचना है ज़्यादा, कीमत तो भाई घटानी ही पड़ेगी। अगर वो ये सोच रहा है कि मैंने अभी 100 पे बेच दिया, अब 150 पे बेचूंगा, तो भाई उपभोक्ता नहीं खरीदेगा। अगर ज़्यादा बेचना है तो घटाना पड़ेगा। तो मान लीजिए अब उसने कर दिया 90। 90 पे कितना बेच रहा है भाई? 2। और ज़्यादा बेचनी है उसको तो और प्राइस घटाने पड़ेंगे। और ज़्यादा बेचनी है तो और प्राइस घटाने पड़ेंगे। और सिमिलरली जितनी ज़्यादा बेचनी है उतना जो है इसको क्या करना पड़ेगा, उतना जो है इसको भाई प्राइस को जो है घटाना पड़ेगा। जितनी ज़्यादा क्वांटिटी बेचनी है उतने ज़्यादा इसको प्राइस जो है डाउन करने पड़ेंगे। इस बात को आप जो है दिमाग में सेट कर लीजिए कि कीमत कम करके ही एकाधिकार वाला और एकाधिकारिक वाला अपनी वस्तु की अधिक मात्रा बेच सकता है। क्योंकि अगर बेटा उन्होंने पहला 100 रुपये पे बेच दिया, तो अगर वो ये सोच रहा है मैं 200 पे बेचूं, अब 150 पे बेचूं, तो उपभोक्ता खरीदेगा ही नहीं। अब ज़रा ध्यान से समझेंगे। अब हम यहाँ पे 3 चीज़ें निकालते हैं। सबसे पहला जो है हम यहाँ पे निकालते हैं टी आर, फिर हम यहाँ पे निकालेंगे ए आर और फिर हम यहाँ पे निकालेंगे एम आर। ये 3 वर्ड जो है हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। पहले हम टी आर निकालते हैं। टी आर का जो फॉर्मूला होता है ये होता है आपका पी इंटू में क्यू। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 100, ये हो जाएगा आपका 180, ये हो जाएगा आपका 240, ये हो जाएगा आपका 280, ये हो जाएगा आपका 300। गुणा कर रहे हैं हम इसको और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये भी हो जाएगा आपका 300, ये हो जाएगा आपका 280, ये हो जाएगा आपका 240, ये हो जाएगा आपका 180 और ये हो जाएगा आपका 100। ठीक है जी, ये हो गया आपका टी आर। अब निकालते हैं बेटा ए आर। ए आर आपको निकालने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ए आर जो है वो बराबर होता है पी के। हम प्रीवियस क्लास में पढ़ के आए हैं। तो पी कहाँ है? पी ये रहा। अदरवाइज आप ये वाला भी जब फॉर्मूला लगाओगे टी आर अपॉन में क्यू, ये मैंने इसका फॉर्मूला बताया था आपको प्रीवियस क्लास में, तो जब ये लगाओगे तब भी जो है यही आएगा निकल के जो पी लिखा हुआ है। तो बेफालतू में क्यों अपना दिमाग दौड़ाना, जब वही आएगा निकल के जो पी पे लिखा हुआ है उसी को लिख देता हूँ। 100, 90, 80, आप चाहे डिवाइड करके देख लीजिए। इसको इससे करोगे 80 आएगा, इसको इससे करोगे 90 आएगा, इसको इससे करोगे 70 आएगा। तो आप चाहे डिवाइड करके कर लो, इससे बढ़िया क्या है जो पी पे लिखा हुआ है। अबे जो पी पे लिखा हुआ है वही तो ए आर होता है, तो इससे बढ़िया ये आ गया। यहाँ पे टी आर आ गया निकल के।
ए आर आगे निकल के। अब बात करते हैं एम आर की। एम आर का फॉर्मूला क्या होता है? प्रीवियस क्लास में हमने एम आर का फॉर्मूला पढ़ा कि टी आर एन माइनस 1, ये जो है भाई एम आर का फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले को किस तरीके से अप्लाई करते हैं ये आप यहाँ पे देखेंगे बेटा। पहले वाले में डैश लिख दीजिए, ठीक है। क्यों लिखते हैं अभी हम बात करते हैं। तो अब डैश भी लिखना चाहते हो डैश लिख सकते हो, अदरवाइज 100 लिखना चाहते हो जो पहले पे लिखा वो भी लिख सकते हो। ये फॉर्मूले का मतलब क्या होता है, आपको इसमें से इसको घटाना होता है, नीचे से ऊपर वाले को। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 80। इसमें से इसको घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 60। इसमें से इसको घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 40। इसमें से इसको घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 20। इसमें से इसको घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 0। ऐसे ही सारे के सारे जो है इसको इसमें से घटाते रहिए, ठीक है जी। ये इसको घटा दीजिए, ये आ जाएगा आपका माइनस का 40। इसको इसमें से घटा दीजिए, ये आ जाएगा आपका माइनस का 60। और इसको इसमें से घटा दीजिए, ये आ जाएगा आपका माइनस का 80। तो ये बेटा आपका एम आर आ गया। एम आर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है एम आर, यहाँ से लेके यहाँ तक एम आर जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो है एम आर 0 हो चुका है, और फिर यहाँ पे जो है एम आर फिर क्या हो गया, फिर आपका नेगेटिव हो गया। इसको प्रतिफल का नियम कह सकते हैं ना? नहीं, वो बेटा वो वहाँ पे आएगा, वो टी पी ए पी एम पी होता है जो हमने क्लास 12th में हमने पढ़ा था, वो तो टी पी ए पी एम पी होता है, वो वहाँ पे रूल अप्लाई होता है। जैसे 3 वर्ड होते हैं वो होता है टी पी ए पी एम पी, वो ये होते हैं। हम पढ़ रहे हैं टी आर ए आर एम आर, कॉन्सेप्ट्स तो वैसे ही होते हैं सब में इकोनॉमिक्स में, तो लेकिन वो टी पी ए पी एम पी पे अप्लाई होता है, ये प्रतिफल का नियम नहीं है। अब देखिए, ये तो हमने पहले इस तालिका को समझा। अब हम इसके डायग्राम को ड्रॉ करेंगे कि भाई इसका डायग्राम जो है वो किस तरीके से बनेगा, टी आर का, ए आर का और एम आर का। तो हमने जब इसको देखा एम आर को, एम आर पॉजिटिव है, 0 है, नेगेटिव है। ए आर आप देखेंगे 100, 90, 80, तो एम आर तो जो है बेटा डाउन ही होता जा रहा है, नीचे ही गिरता जा रहा है। और इसकी अगर बात करें देखिए 100, 180, 240, 280, 300, पहले यहाँ से यहाँ तक तो बढ़ा, फिर उतना ही रहा, और फिर क्या हो गया, फिर जो है डाउन हो गया, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है आप ये भी कह सकते हो, अगर हम टी आर और एम आर में अगर हम संबंध देखें, टी आर और एम आर में संबंध, तो आप ये भी कह सकते हो कि भाई जब एम आर पॉजिटिव का होता है तो टी आर क्या होता है, तो टी आर भाई बढ़ता है। ये भी कह सकते हो, देखो जब एम आर 80, 60, 40, 20 जब ये पॉजिटिव का है तो उस स्टेज तक टी आर जो है वो बढ़ रहा है बेटा। इसी तरीके से जब एम आर जो है जब 0 होता है तो टी आर जो है ना अपने अधिकतम पॉइंट पे होता है। अधिकतम पॉइंट का मतलब कि 300 सबसे मैक्सिमम नंबर है, देख लीजिए यहाँ पे। इसके बाद जब ये एम आर 0 है तो ये 300 सबसे मैक्सिमम नंबर है। और जब एम आर जो है जब नेगेटिव का हो गया, जब एम आर नेगेटिव का होता है तो टी आर क्या होने लगता है, तो टी आर जो है ना वो डाउन होने लगता है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, उल्टा भी लिख सकते हो इसको, ऐसे भी लिख देते हैं इसको बुक में कि भाई टी आर जो है, टी आर जब बढ़ता है, ठीक है, तो एम आर जो है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। टी आर जो है अधिकतम होता है जब एम आर जो है वो 0 होता है, और टी आर जो है वो डाउन होता है, गिरता है जब एम आर जो है वो नेगेटिव होता है। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये संबंध हमको जो है इस तालिका से देखने के लिए मिल रहे हैं, और ऐसे ही कुछ संबंध हमको ए आर और उसमें भी देखने के लिए मिलेंगे। किस में, एम आर में। देख लेते हैं, अगर हम ए आर और एम आर में अगर हम इन संबंधों को देखें तो हमें क्या संबंध देखने के लिए मिलने हैं। देखिए, जब ये यहाँ से लेके यहाँ तक की अगर हम बात करते हैं, देखो इसमें संबंध क्या देखने के लिए मिलने हैं। देखो ये 80 है, ये 90 है, ये 60 है, ये 60 है, तो ये क्या है,
ये जो है 80 है, ये 40, तो ये 70। मतलब कि पहले जब ये कह सकते हो कि जब ए आर जो है वो ग्रेटर देन होता है एम आर से, जब ए आर की वैल्यू ग्रेटर देन है एम आर से, यहाँ पे सब में देख लीजिए आप, सब स्टेजेस के अंदर इस वाली तालिका में अभी इसमें संबंध नहीं बन पाएगा, इस वाली तालिका में अभी संबंध नहीं बन पाएगा क्योंकि ये डेटा इस तरीके का है। इसमें भी ऐसे ही 3 संबंध हमको देखने के लिए मिलते हैं। फिलहाल आप टी आर और उसका जो है ध्यान रखिए। अब हम जो है इन तीनों के डायग्राम की बात करते हैं कि इन तीनों का डायग्राम जो है किस तरीके से बनता है। तो ये ज़रा देखेंगे, देखिए बहुत ज़्यादा पहले ध्यान से समझ लीजिए। एम आर डाउन ही जा रहा है, ठीक है, एम आर भी गिर ही रहा है, देख लो 80 60 40 20 0 घटे ही जा रहा है, घटे ही जा रहा है। एम आर भी घटे ही जा रहा है और ए आर भी घटे ही जा रहा है, ठीक है, दोनों नीचे शुरू से जो है गिरते हुए ही आ रहे हैं। लेकिन ज़रा ध्यान से समझिए, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। ए आर किससे घट रहा है? 10-10 के गैप से। देखो 100 90 80 60 70 50 40, ए जो घट रहा है ये 10-10 के गैप से घट रहा है पूरा, स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक। लेकिन यहाँ देखना ज़रा, यहाँ पे हो रहा है बेटा 80 से 60, 60 से 40, 40 से 20। जो ए आर है वो तो 10 के गैप से घट रहा है, 10 के गैप से घट रहा है। लेकिन जो एम आर है वो तो भाई 20 के गैप से घट रहा है। मतलब कि एम आर के जो घटने की, एम आर के घटने की जो दर है ना, वो जो है ज़्यादा है ए आर से। ये बात ध्यान रखनी है आपको, इम्पॉर्टेंट है कि एम आर के घटने की जो प्रवृत्ति होती है वो ए आर की प्रवृत्ति से ज़्यादा होती है। एम आर में देखो 20 के गैप से घट रहा है, 80 से 60, 60 से 40, 40 से 20, लेकिन ये 10-10 के गैप से घट रहा है। और टी आर देखेंगे तो टी आर पहले बढ़ता है, फिर एक स्टेज पे आके कांस्टेंट हो जाता है और फिर गिरता है। तो अब इन तीनों चीज़ों को हम डायग्राम में समझेंगे। जब हम इनका डायग्राम बनाएंगे तो इनका जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से बनता है। देखिए सबसे पहले हम बनाएंगे ए आर और एम आर का, और उसके बाद हम बनाएंगे क्या कहते हैं, उसके बाद हम बनाएंगे टी आर का। तो सबसे पहले डायग्राम समझिए ए आर और एम आर का। अभी जो हम ऊपर कंक्लूजन पढ़ के आए हैं कि भाई ए आर और एम आर दोनों घट ही रहे हैं, ठीक है, दोनों घटेंगे। लेकिन जो एम आर के घटने की जो प्रवृत्ति है वो क्या होगी? एम आर के घटने की जो प्रवृत्ति है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो इसी वजह से सबसे पहले जो है मान लीजिए लाइक यहाँ से आप बनाएंगे, मान लीजिए ये बनाएंगे आप एम आर, ठीक है। ऐसे ही क्यों बन रहा है बेटा? ये ऐसे इसलिए बन रहा है क्योंकि भाई गिरता हुआ आ रहा था, वो ऊपर डाउन होता जा रहा था, ठीक है, और ये हो गया एम आर। इसी तरीके से आप जो है इसको यहाँ पे बना दीजिए, इस तरीके से इसको बना दीजिए ए आर, ठीक है। एम आर हमेशा ए आर के नीचे बनेगा। क्यों बनेगा भाई? कोई ज़बरदस्ती है? ज़बरदस्ती है। क्यों है ज़बरदस्ती? क्योंकि अभी तो हम ऊपर पढ़ के आए कि भाई एम आर के घटने की जो दर है वो ए आर से ज़्यादा होती है। तो इस वजह से एम आर के जो घटने की दर है वो ए आर से ज़्यादा होती है, इसलिए एम आर कर्व ए आर वक्र के नीचे बनेगा। बन दोनों डाउनवर्ड ही रहे हैं, नीचे की तरफ ही गिर रहे हैं। ऊपर हम देख कर आए कि भाई दोनों जो है वो घटते ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों घटते ही हैं, इसलिए दोनों नीचे ही आ रहे हैं। ये भी ऊपर यहाँ से गिरता हुआ आ रहा है और ये भी गिरता हुआ आ रहा है, लेकिन ये तो इससे नीचे क्यों बना? क्योंकि ये 20 के गैप से घट रहा था और वो 10 के गैप से घट रहा था, इसके घटने की प्रवृत्ति ज़्यादा है। अब देखेंगे, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एम आर के अंदर 3 स्टेजेस थी बेटा। यहाँ पे जो है इस पॉइंट पे ये एक्स अक्ष को काट रहा है, तो इस पॉइंट पे जो एम आर है वो क्या है? इस पॉइंट पे जो एम आर है वो पॉजिटिव है, ये नीचे आ गया बेटा। इस पॉइंट पे जो एम आर है वो नेगेटिव है, और इस पॉइंट पे जो एम आर है वो पॉजिटिव है। 3 अवस्थाएं हमने पढ़ी थी, पॉजिटिव होता है, जीरो होता है और नेगेटिव होता है। तो वो तीनों अवस्थाएं यहाँ पे इस चित्र में यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रही हैं। अब आपको क्या करना है, जिस पॉइंट पे
जिस पॉइंट पे एम आर जो है 0 आ रहा है वहीं से आपको क्या करना है, वहीं से आपको स्केल से क्या कर देना है, वहीं से आपको स्केल से जो है एक लाइन को ड्रॉ कर देना है ऊपर की तरफ। यहाँ से आपको एक लाइन को जो है ड्रॉ करना है, ठीक है। और अब आपको क्या बनाना है, अब आपको जो है टी आर कर्व बनाना है, टी आर कर्व। तो टी आर कर्व जो है वो किस तरीके से बनेगा, ज़रा ध्यान से समझेंगे। टी आर कर्व जो है उसको बनाने के लिए आपको क्या करना है, टी आर पहले बढ़ा था बेटा, तीन अवस्थाएं आ रही थी टी आर में। टी आर पहले बढ़ता है, फिर टी आर जो है वो कांस्टेंट हो जाता है, और फिर टी आर जो है वो डाउनवर्ड होता है। टी आर बढ़ता कब है, जब एम आर जो है वो पॉजिटिव था। कांस्टेंट स्थिर मतलब वो हो जाता है जब एम आर जो है 0 होता है मैक्सिमम पॉइंट पे, और घटता कब है, जब नेगेटिव होता है। तो ये तीनों अवस्थाएं आपको बनानी है। पॉजिटिव यहाँ पे है तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा, बढ़ेगा वो, फिर इस पॉइंट पे आके कांस्टेंट और फिर डाउन हो जाएगा, लाइक इस तरीके से, ऐसे ये बन जाएगा आपका टी आर कर्व। यहाँ पे जो है बेटा आपका टी आर बढ़ रहा है, इस पॉइंट पे जो है यहाँ पे आपका जो टी आर है वो अधिकतम है, और यहाँ पे आपका जो टी आर है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका जो टी आर है वो घट रहा है। कब घट रहा है, जब एम आर नेगेटिव है, 0 पे वो अधिकतम है, और जब ये पॉजिटिव है तो ये बढ़ रहा है। तो ये तीनों कर्व किस तरीके से बनते हैं, टी आर, ए आर और एम आर एकाधिकार बाजार में, और ऐसे ही क्यों बनते हैं ये आपको मैंने बताया है कि भाई ये दोनों नीचे की तरफ क्यों गिर रहे हैं, क्योंकि वो देखा हमने तालिका के अंदर भाई डाउनवर्ड आ रहे हैं। एम आर ए आर के नीचे क्यों बना, क्योंकि उसके घटने की प्रवृत्ति जो है वो भाई ज़्यादा है। ये भाई ऐसे ही क्यों बना, क्योंकि पहले ये बढ़ता है, फिर एक स्टेज पे आके स्थिर हो जाता है, और फिर डाउन हो जाता है। और इनके बेटा मार्क्स होते हैं, इनके जो है मार्क्स होते हैं कि जिस पॉइंट पे एम आर 0 है उस पॉइंट पे टी आर जो है वो अधिकतम होना चाहिए। ऐसे नहीं हवा में फ्री हैंड में कुछ भी बना दिया, ऐसा नहीं बनाना है। इन सब के मार्क्स होते हैं कि जहाँ ये पॉजिटिव है एम आर, वहाँ पे टी आर बढ़ रहा होना चाहिए, जब ये नेगेटिव है तो ये घट रहा होना चाहिए, जब ये 0 है तो ये अधिकतम होना चाहिए। ये सबके जो है मार्क्स लगते हैं। अच्छा, अब ज़रा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, आपको बेटा ध्यान से समझना है, आपको है बड़े ध्यान से समझना है कि जो ये ए आर कर्व जो होता है ना, ए आर कर्व अभी मैंने आपको क्या बोला था कि भाई ए आर जो है वो तो पी के बराबर होता है। तो ये जो ए आर होता है यही बेटा पी होता है, ठीक है, और यही डिमांड कर्व होता है। क्या होता है ये, यही जो है डिमांड कर्व होता है। डिमांड कर्व का मतलब मांग वक्र जो है वो यही होता है। ये बात आपको जो है ध्यान रखनी है, ठीक है। तो तीन बातें जो हैं मैं आपको बता रहा हूँ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में बहुत बारी पूछी जाती हैं। ये जो डायग्राम अभी हमने पढ़ा है ये तो आगे हमारे जो है बेटा काम आएगा, ठीक है। ये पूछ सकता है आपसे टी आर ए आर एम आर में संबंध बताइए, लेकिन इसमें एक्चुअल में जो चीज़ें पूछता है आपको ये ध्यान रखना है कि ये बेटा मांग वक्र है, ठीक है। तो मांग वक्र के अंदर आपको पहले हम जरा कुछ चीज़ें बता दें। मांग वक्र के अंदर हमने क्लास 12th के अंदर भी कुछ चीज़ें पढ़ी थी। एक टॉपिक होता है जिसको हम मांग की लोच कहते हैं, ठीक है। तो मांग की लोच के अंदर क्या होता है कि एक सीधी रेखा वाला ये मांग वक्र इस तरीके से बनता है, ठीक है। मांग की लोच क्या होती है, मांग का नियम आपको ये बताता है कि कीमत घटने पे मांग बढ़ती है और कीमत बढ़ने पे मांग घटती है, लेकिन कितनी बढ़ी और कितनी घटी ये नहीं बताता। तो हमने क्लास 12th के अंदर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करे थे, प्रतिशत विधि वगैरह से मांग की लोच निकालते हैं। तो उसके अंदर 5 तरीके की श्रेणियाँ होती हैं। कौन कौन सी, जैसे ED = 1। ED का मतलब होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। तो बिल्कुल मिडल पे क्या होता है, बिल्कुल मिडल पे जो है बेटा ED = 1 होता है, ठीक है।
और इसके ऊपर जो होता है ईडी ग्रेटर देन 1 होता है, इसके नीचे जो है ईडी लेस देन 1 होता है। 3 आपको ये समझना है, होते 5 हैं, और एक ईडी इज इक्वल टू 0 भी होता है, वो यहाँ पे और यहाँ पे बन जाता है। एक ईडी इज इक्वल टू 0 भी होता है और एक ईडी इज इक्वल टू इन्फिनिटी भी होता है। फिलहाल आप ये तीनों समझिए कि ये मिड पॉइंट पे जो है मांग वक्र के बिल्कुल सेंटर पे ईडी इज इक्वल टू 1 होता है, उसके ऊपर ईडी ग्रेटर देन 1 होता है और ये ईडी लेस देन 1 होता है। ये आपको ये बताता है, ये आपको ये बताता है कि कीमत घटने से और कीमत बढ़ने से मांग में कितना चेंज हुआ। तो एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एआर एमआर और मांग की लोच में संबंध बताइए। एआर एमआर और मांग की लोच में संबंध। तो आपको ये ध्यान रखना है बेटा कि जिस पॉइंट पे एमआर 0 होता है उस पॉइंट पे यही मांग वक्र है बेटा, क्योंकि मैंने बोला ये एआर है, ये प्राइस है और ये डिमांड कर्व है। तो ये जो पॉइंट ये यहाँ पे जो आ रहा है, इस पॉइंट पे मांग की जो लोच होगी वो कितनी होगी, वो बेटा 1 होगी। अब A1 है यहाँ पे, अब इससे ऊपर अभी मैं आपको समझाया नीचे ये मांग वक्र है, तो जैसे अभी हमने यहाँ पे ये नीचे में समझा रहा था कि इससे ऊपर क्या होगा, व्हेन MR इज पॉजिटिव, जब MR पॉजिटिव होता है तो मांग की लोच कैसी होती है, मांग की लोच 1 होती है। और जब MR नेगेटिव होता है तो मांग की लोच कैसी होगी, AD के नीचे क्या होता है, AD के नीचे लेस देन 1 होता है। तो वो एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पूछता है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है AR MR और मांग की लोच में संबंध, AR MR और मांग की लोच में संबंध। तो आपको क्या करना है, आपको जो हमने ऊपर ये डायग्राम अभी समझा है, ये डायग्राम आपको बना के आना है और 3 संबंध आपको यहाँ पे लिखने हैं। कौन कौन से लिखने हैं, आपको लिखना है कि जब MR इज इक्वल टू 0 होता है, या आप ऐसे लिखेंगे, आप इसको ऐसे लिख दीजिए कि जब मांग की लोच यानी कि ईडी, जब मांग की लोच इकाई के बराबर होती है, इकाई के बराबर होती है, इकाई के बराबर का मतलब क्या हुआ, इकाई के बराबर का मतलब हुआ ईडी इज इक्वल टू 1, तो MR क्या होता है, तो MR इज इक्वल टू 0 होता है, 0 सबसे पहला। दूसरे में आप क्या लिखेंगे कि जब मांग की लोच यानी कि ईडी इकाई से अधिक होती है, इकाई से अधिक होती है, इकाई से अधिक होने का मतलब ईडी ग्रेटर देन 1, तो MR कितना होता है, तो MR जो है ना वो पॉजिटिव होता है, अभी हमने चित्र में देखा ऊपर। और तीसरे में लिखेंगे कि जब मांग की लोच इकाई से कम होती है, इकाई से कम होती है, तो क्या होता है, इकाई से कम का मतलब ईडी लेस देन 1, जब कम होती है तो MR क्या होता है, तो MR जो है ना वो नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। ये जो है बेटा बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, AR MR और मांग की लोच में संबंध। मांग की जो लोच होती है, ये मांग की लोच, इसको जो है ED के नाम से जानते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें 5 टर्म्स आती हैं, 5 तरीके की लोच होती है, कोटियाँ। एक होता है ED इज इक्वल टू 1, एक होता है ED लेस देन 1 और एक होता है ED ग्रेटर देन 1। होती क्या है ये, उसको समझने की ज़रूरत नहीं है, वो 12th का कॉन्सेप्ट है, बस आप ये समझ लीजिए। आपको ये बताता है कि कीमत घटने से मांग कितनी बढ़ी और कितनी घटी, इस चीज़ के बारे में आपको इंडिकेशन देता है। और अगर संबंध आ जाता है तो उसमें आपको क्या करना है, ये चित्र बना के आना है, AR वाला MR वाला TR भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे आपको मेंशन करना है कि जब MR 0 है तो ED जो है वो भाई 1 है, जब MR पॉजिटिव है तो ED जो है भाई ग्रेटर देन 1 है,
और जब एम आर नेगेटिव है तो ई डी जो है वो लेस देन 1 होता है। और जो ए आर कर्व होता है वो ही जो है बेटा मांग वक्र होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये आपने टॉपिक समझा है, ये आपने टॉपिक समझा है कि किस तरीके से क्या कहते हैं एकाधिकार बाजार के अंदर टी आर, ए आर और एम आर कर्व बनते हैं। ऐसे ही क्यों बनते हैं, क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग बनते हैं, क्यों टी आर पहले बढ़ रहा है घट रहा है, ये सब आपने समझा। और इसका टी आर और ए आर के साथ टी आर और एम आर का कैसा संबंध होता है और मांग की लोच के साथ कैसा संबंध होता है। यहाँ तक कुछ पूछना है तो बताइए।